नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सबसे बलूचिस्तान पर बात करना चाहता हूँ। वही बलूचिस्तान जहाँ हिंदुओं का शक्तिपीठ माँ हिंगलाज देवी का मंदिर स्थित है, जो बलूचिस्तान के मूसा खेल और लासवेला के बीच में स्थित है, जहाँ पर हिंदू जाते हैं। मित्रों, बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हुआ करता था, जो अंग्रेजों ने उसको 4 भागों में बांटा था: माकरान, मूसा खेल, लासवेला, कल्लात। और इनमें इनके अपने सरदार होते थे, इनके अपने कबीले भी होते थे। जैसे कहीं पर बुक्ती कबीला होते थे, कहीं पर रिंद कबीला, कहीं पर यूसुफजई कबीला। तो ये अपने अपने कबीलों के द्वारा ये शासित होते थे। बलोच लोग बहुत बहादुर कौम है, बहुत बहादुर होते हैं। इन्होंने अंग्रेजों से भी लंबी लड़ाई लड़ी, अफगानों से भी लड़ाई लड़ी, इन्होंने ईरानियों से भी लड़ाई लड़ी। अब हुआ ये कि जब देश का बंटवारा हुआ, यानी कि 1947 में, तब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। फिर 1948 में, यानी कि देश के बंटवारे के 1 साल के बाद, पाकिस्तान की नजर, यानी बुरी नजर, गंदी नजर बलूचिस्तान पर पड़ी। और मोहम्मद अली जिन्ना और उस वक्त पाकिस्तान की सेना का एक मेजर जनरल था, अकबर खान। उन्होंने कई रियासतों पर हमला किया, कत्लेआम किया, और उस वक्त करीब इन्होंने 8000 से ज्यादा बलोचों को मारा था। उन्होंने बलूचिस्तान पर कब्जा किया। कुछ एरिया बचा था, जैसे कलात, तो कलात के नवाब के साथ इन लोगों ने जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया। लेकिन कुछ ही महीने के बाद खान ऑफ कल्लात के लड़के को ये पता चल गया कि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जो वादे किए गए थे, बंटवारे, जो समझौता पत्र पर जो साइन हुआ था कि बलूचिस्तान का क्या अधिकार होगा, बलोचों का क्या अधिकार होगा, वह उन्हें कुछ नहीं मिला। तब उन्होंने जब बगावत किया तो उन्हें गोली मार दी गई। तब से लेकर के आज तक, यानी कि 1948 से लेकर के आज 2025 तक बलूचिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान का खूब दोहन कर रहा है। और बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से बहुत परिपूर्ण प्रदेश है। वहां पर बहुत भारी मात्रा में तांबा है, लोहा है, निकल है, कैडमियम है, लिथियम है। और पाकिस्तान की बुरी नजर इसी पर पड़ी है, और पाकिस्तान ने इसको एक तरह से चीन को लीज पर दे दिया है। चीन की कंपनियां यहां पर खूब खनन कर रही हैं। और आप ये सोचिए कि बलोचों के साथ, यानी कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, उनके साथ कितना भेदभाव, कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बलूचिस्तान में कस्बा है सुई, जहां पर प्राकृतिक गैस मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है। लेकिन वहां के लोग लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की गैस कराची और लाहौर के लोगों के पाइपलाइन के द्वारा लोगों के किचन में है। कराची, लाहौर, मुल्तान, सिंध के लोग मजे से गैस पर खाना बनाते हैं। और जहां पर यह गैस होती है, बलूचिस्तान, वहां के लोग चूल्हा फूकने पर मजबूर हैं। सोचिए, वहां का पूरा संसाधन लूट लूट कर पाकिस्तान के लोग लेकर जाते हैं, और बलोचों को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान तो उन्हें अपना सिटीजन भी नहीं मानता। और यही उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान, जब उनका हिस्सा था, तब किया। आपको याद होगा, एक सेना अधिकारी थे, मैं भूल गया, मीटिंग में पाकिस्तानी सेना के पंजाबी मुस्लिम जनरल ने कहा कि हम तुम्हारी बंगालियों की नस्ल बदल देंगे, तुम्हारी महिलाओं का बलात्कार करके, ये जो तुम लोग नाटे नाटे काले काले हो, हम चाहते हैं कि तुम लोग भी पंजाबियों की तरह तुम्हारी नस्ल बदल देंगे। और वो तुरंत बाथरूम में गया और खुद को गोली मार दी थी। सेम यही ये लोग बलूचिस्तान के साथ कर रहे हैं। और याद है, शेख मुजीबुर रहमान जब इस्लामाबाद को बनते देख रहे थे, तब वह कहते थे कि जब मैं इस्लामाबाद में घूमता हूं, तब मुझे पटसन की खुशबू आती है। ये उन्होंने बहुत गहरी बात कही थी।
मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान के पैदा होने वाले पटसन और जूट को ऊंची कीमत पर ये पाकिस्तानी लोगों ने बेच बेच कर इस्लामाबाद जैसा खूबसूरत शहर बसाया था, और पूर्वी पाकिस्तान को उन्होंने ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया था। पूर्वी पाकिस्तान के मिलों का सारा मलमल का कपड़ा हो, चाहे पटसन हो, चाहे जूट हो, चाहे वहां का लोहा हो, ये सब लोग बेचते थे, और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यानी बंगालियों को इन्होंने यूं ही लावारिस छोड़ दिया था। नतीजा क्या हुआ? बगावत हुई, मुक्ति वाहिनी बनी, और इन्होंने लड़ा और अपना अलग देश बनाया। और उस लड़ाई में भी पाकिस्तान की सेना ने अपना सबसे बड़ा हथियार का प्रयोग किया था, रेप एज ए वेपन, यानी बलात्कार को हथियार के तौर पर सिर्फ पाकिस्तान की सेना प्रयोग करती है। इन्होंने जॉर्डन में फिलिस्तीनी महिलाओं का भी बलात्कार किया था। आप लोग गूगल पर ब्लैक सितंबर सर्च करिए। आज ये जो पाकिस्तानी फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के बड़े हिमायत करने वाले बने हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इजराइल ने जितना फिलिस्तीनियों को नहीं मारा है, इजराइल तो निर्दोष फिलिस्तीनियों को नहीं मारता, वो तो आतंकियों को मारता है, लेकिन पाकिस्तान ने निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा था। और उस वक्त जो जियाउल हक थे, वो मेजर थे, ये जॉर्डन में फिलिस्तीनी लोग रहते थे एज ए रिफ्यूजी बन के, तो वहां ये लोगों ने काफी हल्ला दंगा मचाया। तो जॉर्डन के किंग ने पाकिस्तान से मदद मांगी, तो पाकिस्तान की सेना ने वहां पर बम गिराकर फिलिस्तीनियों को मारा था और फिलिस्तीनी महिलाओं का बलात्कार किया था। ये घटना इतिहास में ब्लैक सितंबर के नाम से जानी जाती है। ठीक यही ये लोग बलूचिस्तान में कर रहे हैं। बलूचिस्तान एक ऐसा प्रदेश है पाकिस्तान का जो उसका 44% है, और पाकिस्तान की जीडीपी में बलूचिस्तान का योगदान 55% है। जी हां, ग्वादर पोर्ट हो या फिर वहां के जो खनिज संपदा, जो मिनरल्स हैं, ये सब पाकिस्तान की जीडीपी में 55% है। लेकिन पाकिस्तान अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.5% बलूचिस्तान पर खर्च करता है। आज बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल खुदा के भरोसे बैठे हैं, कोई उनको सहूलियत नहीं है, न अस्पताल है, न वहां अच्छी सड़कें हैं, न वहां स्कूल है, न वहां कॉलेज है, न वहां पर उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वहां बिजली है, न वहां गैस है। और यही जब बलूचिस्तान के लोग कराची या लाहौर आते हैं और देखते हैं कि यहां तो सब कुछ है, तब वह खुद को पाकिस्तान में ही एक ऐसा एक डुअल सिटीजन, मतलब एक दोगले किस्म का सिटीजन महसूस करते हैं, एक ऐसा नागरिक जिसको वहां पर कोई अधिकार हासिल ही नहीं है। अब आप बलूचिस्तान के इतिहास पर अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पाकिस्तान ने हमेशा से बलोचों का नरसंहार किया है। इन लोगों ने शुरू से कत्लेआम मचाया है, और एक तरह से इन्होंने पूरा का पूरा बलूचिस्तान चीन को लीज पर दे दिया है। और 2005 में बलोच नेता थे नवाब अकबर खान बुख्ती और मीर बलूच मरी। इन्होंने उस वक्त जनरल मुशर्रफ वहां का तानाशाह था, इन्होंने एक 15 सूत्रीय एजेंडा दिया था पाकिस्तान को, जिसमें ये हुआ कि एक जो स्थानीय नियंत्रण हो वह स्थानीय बलोचों को दिया जाए। फिर जानते हैं नवाब अकबर खान बुख्ती और मीर बलूच मरी के साथ जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, पाकिस्तान की सेना ने क्या किया। उनके पूरे ठिकाने पर F-16 से भारी बमबारी करके
उनको और उनके सरदारों सहित 600 से ज्यादा लोगों का सामूहिक कत्लेआम किया। सोचिए, आज पाकिस्तान गाजा पर बमबारी पर आंसू, घड़ियाली आंसू बहाता है कि इजराइल मासूम गाजा वालों को मार रहा है। और इन लोगों ने कितने बलोचों को मारा है, आप इनसे कभी सवाल पूछिए। बलोच भी तो तुम्हारे नागरिक हैं, पाकिस्तानी हैं, और तुम उनको बेदर्दी से कत्ल कर देते हो और कहते हो कि हम तो बात नहीं करेंगे जी, हम तो दहशतगर्दों से बात नहीं करते। तो फिर ये जो टीएलपी है, क्या ये दहशतगर्द तंजीम नहीं है? तो फिर तुम लोगों ने टीएलपी से क्यों बात किया? मतलब ये दोगला स्टैंडर्ड क्यों? और हमेशा एक चीज सोचिए कि पाकिस्तान गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में यकीन रखता है, और ये बहुत गलत नीति है। कभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट नहीं हो सकते। तुम लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों को ट्रेन करके तुम भेजते हो, उनको असलहे दे करके, बम दे करके कश्मीर में, और कहते हो कि ये मुजाहिदीन है, ये गुड टेररिस्ट है। और जब बलूचिस्तान में लोग आजादी की मांग करते हैं तो तुम कहते हो ये बैड टेररिस्ट है। ये तो बिल्कुल गलत नीति है भाई। और जिस तालिबान को तुमने पाला पोसा, तुमने ही तो तालिबान को पाला। जब हामिद करजई की सरकार गिर रही थी और तालिबान के लोग काबुल पर काबिज हो रहे थे, तो सबसे ज्यादा खुशी किसने मनाया था? पाकिस्तान ने मनाया था। वहां के न्यूज एंकर तो टीवी चैनलों पर डांस करने लगे थे। और जब नॉर्दर्न अलायंस के लोग वखान कॉरिडोर होते हुए अपने एरिया में शरण लिए हुए थे, तब पाकिस्तान ने वहां बमबारी करके उनको मारा था और पूरी कोशिश किया था कि तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरह से काबिज हो जाए। और जब तालिबान वहां काबिज हुआ तो सबसे पहले आईएसआई चीफ वहां गए, जनरल फैज, और उन्होंने अभिनंदन की स्टाइल में इस तरह से कप लेते हुए फोटो शूट किया था। तब तो तालिबान तुम्हारे लिए गुड टेररिस्ट थे और आज वही तालिबान तुम्हारे लिए बैड टेररिस्ट हो गए। ये कौन सी नीति है तुम्हारी? ठीक है, अब बलूचिस्तान की बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने बलोच लोगों को उठाकर गायब करना शुरू कर दिया, यानी मिसिंग पर्सन। आज बलूचिस्तान में 8,000 महिलाएं हाफ विडो हैं। हाफ विडो यानी कि उन्हें पता ही नहीं कि वह शादीशुदा हैं कि विधवा हैं, क्योंकि उनके पति को पाकिस्तान की फौज गायब करवा दी है। उन्हें यह बताया तक नहीं गया है कि आपके पति कहां हैं, जिंदा है कि मर गए। ठीक है, अगर तुमने उनको मार दिया है तो एटलीस्ट उनको बता तो दो कि हमने उनको मार दिया है, ताकि वह एक अंतहीन इंतजार तो ना करें। आज जो मेहरंग बलोच हैं, डॉक्टर मेहरंग बलोच, उनके पिताजी भी मिसिंग पर्सन में है, उनके भाई मिसिंग पर्सन में है। सोचिए, और अभी मेहरंग बलोच को भी घसीट कर गिरफ्तार किया, उनकी बहन को गिरफ्तार किया। कितने अत्याचार ये कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों को, और ये हर बार कहते हैं कि ये इंडिया करवा रहा है। क्या इंडिया ने 8,000 बलोच लोगों को गायब किया है? क्या मिसिंग पर्सन की समस्या इंडिया के साथ है? क्या मेहरंग बलोच को घसीट कर इंडिया लेकर गई? क्या इंडिया ने यह कहा है कि तुम बलोच सुई का गैस सुई के लोगों को मत दो? क्या इंडिया ने यह कहा कि तुम बलूचिस्तान के ऊपर कोई खर्च मत करो, तुम बलोचों के साथ भेदभाव करो, तुम उनके ऊपर जबरन अपनी भाषा थोपो, तुम उनकी बलोच संस्कृति को नष्ट करो? ये तो इंडिया ने कभी नहीं कहा। और इंडिया का इसमें क्या इंटरेस्ट हो? हम हमेशा एक आजाद ख्याल में मानने वाले लोग हैं। और दोगला स्टैंडर्ड ये देखिए कि आज पाकिस्तान कहता है कि बलूचिस्तान के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने के पत्र पर दस्तखत किए थे, तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भी तो भारत में शामिल होने पर दस्तखत किए थे। तुम
कश्मीर पर तुम कहते हो नहीं हम तो नहीं मानते, तो फिर तुम बलूचिस्तान को क्यों मानते हो? फिर बलूचिस्तान को एक अलग देश बनना ही होगा। और ये मेरी बात आप लोग लिख कर रखिए, आज नहीं तो कल बलूचिस्तान एक आजाद देश बनेगा। बलोच लोगों की कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी और एक न एक दिन बलूचिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत में स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर या स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर मुख्य अतिथि बनकर आएगा। ओके मित्रों, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।